सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 2 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें उन्होंने एससी/एसटी कोटे के भीतर नए कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में गुरुवार को कहा है कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के उप वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने 6-1 के बहुमत से व्यवस्था थी कि राज्यों की अनुसूचित जाति और जनजाति के उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। बहुमत के फैसले में कहा गया कि राज्यों द्वारा उप वर्गीकरण को मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति वेलम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है। साथियों, असल में ये सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा इसलिए भी उठा क्योंकि कुछ विशेष जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है और बहुत सी जातियां पहले भी वंचित थीं और आज भी वंचित हैं। हम संपाति की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से। प्रतिभाशील तथा पावन हृदय वाले व्यक्ति जिन विचारों को संसार में फैलाते हैं उसे संसार में परिवर्तन आता है। एमर्सन साहब ने ये विचार अपने व्यक्त किए। आज का लेख है अपराध की दुनिया में विचरते, और यह लेख लिखा है ज्योति सिडाना जी द्वारा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को का असामाजिक व्यवहार वाल या किशोर अपराध कहा जाता है। यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें कुछ बच्चे अपने जीवन और व्यवहार में संतुलन बिठा पाने में विफल हो जाते हैं। उन बच्चों के असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक बड़ी बहस चर्चा का विषय है कि क्या परिवार और अपने बच्चों का उचित समाजीकरण कर पाने में असमर्थ हो गए हैं। क्या हमारे शैक्षिक संस्थान किशोरों को उचित शिक्षा और स्वास्थ्य परिवेश प्रदान करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही गहरा है। अगर हम लेखक के इस सवाल पे जाएं, आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि एंजाइटी के साथ साथ चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना, मार पिटाई कर लेना, इवन बिहार में तो घटना आ गई कि गोली चला दी बच्चे ने। ये समस्या कोई एक बच्चे की नहीं है, ये समस्या आजकल की परवरिश में देखी जा रही है कि जिस हिसाब से बच्चों को बड़ा करा जा रहा है। इवन हम भारत की ही बात क्यों कर रहे हैं, चलिए हम आपको यूएस ले चलते हैं। यूएस में देखिए बच्चा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट हैं। उनको मारने वाला व्यक्ति भी, उसकी उम्र क्या थी, मेरे ख्याल से 21-22 साल का था बस। ये समस्या वैश्विक है कि बच्चों की परवरिश में कमी होने के कारण उनमें आक्रामकता, उनमें एग्रेसिवनेस बढ़ता जा रहा है। बच्चों को आजकल ये कंज्यूमर वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। उनको ज़रूरत ना होते हुए भी इस दुनिया की चकाचौंध कम उम्र में पाने का एक जुनून सा आ गया है। चाहे वो यूट्यूब में देख लीजिए, यूट्यूब का भी इसमें योगदान रहा है, जिससे उनके जो आंतरिक विकास में कमी आ रही है बच्चों के एक मानसिक विकास में। आइए देखते हैं क्या और बात करी है लेखक ने।
बदलते परिदृश्य में वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण परिवार प्रणाली में अनेक बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, जिससे आर्थिक संरचना और परिवार के सदस्यों की भूमिका का भी बदलाव आए हैं। परिवार प्रणाली में हो रहे इन परिवर्तनों ने बच्चों के व्यक्तित्व और नज़रिए को बहुत प्रभावित किया है। अच्छा देखिए, फैमिली भी जैसे जैसे न्यूक्लियर होती जा रही वैसे वैसे बच्चों पे पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, तो वो ऐसे ही बिजी रहते हैं। उस वजह से भी परवरिश में एक अंतर आ रहा है ना। परंपरागत समाजों में परिवार की भूमिका भी अब बदल चुकी है। अधिकांश परिवारों में माता पिता दोनों कामकाजी होने या परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण परिवार में अनेक तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी हैं, है ना। सोच देखिए, पेरेंट्स भी जॉब करने लगे हैं आजकल, देख रहे हैं कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं। नौकरी पेशा लोग काम करे जा रहे हैं मगर उस हिसाब से वो बचा नहीं पाते हैं। तो या तो वो काम कर लेंगे या बच्चों की परवरिश कर लेंगे, तो इससे भी बच्चे थोड़े से अलग से हो गए हैं परिवार से। हिंसक व्यवहार देखने को मिलता है। स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चे अपने माता पिता और परिवारों से अधिक लगाव नहीं रखते और वे अनुचित गतिविधियों में संलग्न होने लगते हैं। बच्चों को ना बाहर की दुनिया में ज़्यादा अच्छाई दिखने लगती है। वो घर में उन कलेशों से, घर की समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं। चाहे अनचाहे सोशल मीडिया उनके सामने वह सब परोस रहा है जिसको जानने या समझने की अभी उनकी उम्र नहीं है। उसी का दुष्प्रभाव है कि बच्चे और किशोर समय से पहले ही परिपक्व और ऐसे काम करने को प्रवृत्त होते हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। सोशल मीडिया उनको वही चीज़ परोस के दे रही है जिससे वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। कंटेंट गलत जा रहा है बच्चों के पास। बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले किस में तुलना में 7% की वृद्धि देखी गई है। कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि यौन हिंसा इन किशोर अपराधियों के व्यवहार को कहीं ज़्यादा निर्देशित करती है। ऐसे बच्चों में भय, अविश्वास और सुरक्षा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनका सामाजिक संबंधों पर से विश्वास समाप्त हो जाता है। उनकी एकाकीपन का भावना बढ़ जाती है और सामुदायिक सहभागिता में कमी आने लगती है। किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में दर्ज की गई, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। तो साथियों, अगर हम बात करें कि अपराधों की अगर साथियों अपराधों की बात कर रहे हैं तो NCRB का जिक्र होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो हायरकी दी है हमें, उसमें प्रथम रैंक पे है महाराष्ट्र। किशोर अपराध सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। उसके बाद साथियों सेकंड रैंक पे है मध्य प्रदेश, MP। सेकंड रैंक पे है मध्य प्रदेश। और केस कितने दर्ज करे गए साथियों, वो हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, 3795। इसी के साथ साथ तीसरे पायदान पे है राजस्थान, जिसमें 3063 मामले दर्ज किए गए हैं किशोर जुवेनाइल्स के। शिक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष बजट में नए विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने पर शिक्षकों, आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उनका समुचित संचालन ना हो पाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक नई निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं को शुरू करना, पर चिकित्सकों और सुविधा युक्त अस्पताल के अभाव में उन योजनाओं का दम तोड़ देना ही वास्तविकता बन गई है। देखिए, इनिशिएटिव तो कई शुरू करे जा रहे हैं मेडिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मगर जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेखक ने उसी की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना परिपक्व नहीं है कि इन मल्टीपल योजनाओं को संभाल पाए और प्रॉपरली अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा पाए। बहुत बढ़िया बात कही। एक सुरक्षित समाज के निर्माण और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की चुनौतियों से निपटना आवश्यक है। आज जब हम स्वयं को एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो क्या ये आंकड़े हमें चुनौती देते नजर आए आते? केवल कानून बना देने से, सजा निर्धारित कर देने राज्य का दायित्व नहीं होता। नई पीढ़ी को सही राह दिखाना, उनकी ऊर्जा को सही कार्य में लगाना, उनके लिए उपयोगी शिक्षा और रोजगार विकसित करना भी एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि शिक्षा का मतलब लोगों को वह सिखाना नहीं जो वो नहीं जानते, उसका अर्थ है उन्हें वैसा व्यवहार करना सिखाना
जैसे वे व्यवहार नहीं करते। बहुत बढ़िया अंत करा है लेख का अब्राहम लिंकन के कुछ वचन द्वारा जो उन्होंने कहा अब्राहम लिंकन साहब ने। इसके अलावा अगला आर्टिकल है किसकी जिम्मेदारी। इससे बड़ी विडंबना क्या होती है कि जब हादसों की पृष्ठभूमि बन रही होती है तो सरकारी महकमे नींद में खोए रहते हैं या फिर किसी परोक्ष कारण से उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, और अब कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो जाती है तब वे ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, है ना। ये देखिए दिल्ली में क्या हुआ है। दिल्ली में इतनी हमारी प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे छात्र जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मगर आज भी तक किसी भी सरकार ने जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करा है। सब अपनी गेंद जो है कोई एमसीडी पे तो कोई दूसरी पार्टी पे, कोई तीसरी पार्टी पे डाले जा रहे हैं। और इस पूरी घटना के बीच में जो कोचिंग संस्थानों ने घी डालने का काम करा है वो तो अलग ही है। करोड़ों अरबों कारोबार करने वाले जिन जिन संस्थानों के पास कॉन्टैक्ट्स में अगर हम बात करें तो दिल्ली के एलजी तक होते हैं, बड़े चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, उनमें से किसी को भी फ़ोन नहीं कर मिल रहा किसी को कि भैया ये बच्चे हैं इनकी मदद करिए। न्यूज़ चैनलों में जा के इंटरव्यू दे रहे हैं, बच्चों को दोषी ठहरा रहे हैं, बच्चों के लिए ये कह रहे हैं कि 2018 सिलेक्शन नहीं हो पाया तुम्हारा तभी वहाँ बैठे हो। मजाक बना दिया है इन कोचिंग संस्थानों ने बच्चों का। दिल्ली उच्च न्यायालय हालांकि इसको पूरी तरह देख रहा है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की नीतियों की सख्त आलोचना की और कहा कि आप बहुमंजिल इमारतों की मंजूरी दे रहे हैं लेकिन नाली की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जब रेवड़ी बांटने की संस्कृति के कारण कर संग्रह नहीं होता है तब ऐसी त्रासदियाँ होना स्वाभाविक है। हैरानी की बात तो यह है कि जब इन वजहों की कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है उस पर जन आक्रोश उभर आते हैं तभी कार्रवाइयाँ शुरू होती। तो खुद दुर्भाग्य है इस देश का साथियों, दुर्भाग्य है इस देश का। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस हम नहीं कर पाए वेबसाइट पे डाल देंगे। वेबसाइट पे आपको ब्रीफ में सारी, आप अखबार का अध्ययन पूरा करिएगा। हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।